हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एस के गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो में चलिए हम समझते हैं यूनिट नंबर 7 को, जिसका नाम है भाई लोकतंत्र। यानी दोस्तों आज की वीडियो में समझने वाले हम डेमोक्रेसी के बारे में। दोस्तों जो ये वाला हमारी यूनिट है, ये वाली यूनिट हमारी भाई इस वाली बुक से है, जिसका नाम है BPSC 131। दोस्तों ये इग्नू के फर्स्ट ईयर के बच्चों का कंटेंट है, आप लोग ये जानते ही हो। ठीक है दोस्तों, खैर चलिए वीडियो कर देते हैं फाइनली स्टार्ट और समझते हैं दोस्तों आज की वीडियो का पहला टॉपिक। तो आज की वीडियो में समझने टॉपिक पहला है जो कि भाई लोकतंत्र का अर्थ है। सबसे पहले जानो कि भाई लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यानी लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली होती है जहां पर जनता के द्वारा, ठीक है, जनता ही शासन करती है। ठीक है, जनता क्या करती है, किसी एक व्यक्ति को चुनती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपनी छोटी क्लासों में भी पढ़ी थी, स्कूल टाइम में भी सारी की सारी चीज़ें अपने ये सारी की सारी डिस्कस करी थी। ठीक है, और उसके बाद में अब हमें यहाँ पर भी सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और जिनको हम आसानी से समझेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये जो भी आपको कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, एक भी वर्ड आपको यहाँ से फालतू नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखो लोकतंत्र क्या होता है हमें बेसिक सा पता है कि जनता का, ठीक है, जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या लोकतंत्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। और बाकी हम समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, तो देखो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का अंतिम अधिकार जनता के पास होता है। ठीक है, जिसमें सत्ता का अंतिम अधिकार किसके हाथ में है, जनता के हाथ में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पावर है जनता ही तो दे रही है। किसी भी राजनेता को, नेता को कौन पावर प्रोवाइड कर रहा है, जनता ही प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि उसी पब्लिक में से निकल करके ही कोई एक नेता आया है जो कि पब्लिक का ही एक अंग है। ठीक है, जो कि पब्लिक के हित में, यानी जो जनता के हित में क्या लेगा, निर्णय लेगा और उसके जनता के आगे बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, और तो इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव, ठीक है, चुनाव के माध्यम से चुनती है और वही प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो जनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या होता है कि जनता फाइनली किसी को चुनेगी अपनी भीड़ में से। ठीक है, जो कि कोई कैंडिडेट रहेगा और जनता जिसको चुनेगी और उसके बाद में वो बहुमत में अगर जीत रहा है, ठीक है, तो उसी को क्या, उसकी शासन प्रणाली आ जाएगी, उसी की सरकार आ जाएगी। यानी जो भी फिर वो काम करेगा जनता के हित में काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है कि भाई जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है, क्या शासन, इसी को हम कहते हैं भाई लोकतंत्र। ठीक है, प्रणाली। ठीक है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं हम अगला टॉपिक जो कि हमारा लोकतंत्र की विशेषताएं यानी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, जो भी हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो किसी भी लोकतंत्र देश की, यानी किसी भी लोकतंत्र की क्या विशेषता होगी, जनता की सर्वोच्चता। यानी यहाँ पर क्या हमें रखना है, जनता को ऊपर रखना है। जनता को क्या रखना है, ऊपर। यानी जो भी आखिरी पावर है किसके हाथ में रहेगी, जनता के हाथ में रहेगी। राजनेता भले ही संसद में कितना ही हल्ला काट लें, लेकिन अगर वो कोई भी उन्होंने नियम कानून अगर पास किया है और वो जनता के फेवर में नहीं है, जनता के लिए नहीं है, ठीक है, जो जनता के द्वारा, ठीक है, नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें जनता को अनहित कर रही हैं, ठीक है, जो जनता के लिए नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से नहीं है, ठीक है, ऐसा कानून आ गया तो यहाँ पर जनता क्या भड़क जाएगी, विरोध करेगी और इसके बाद सरकार को नियम कानून बदलने पड़ेंगे। या जनता ज़्यादा भड़क गई तो कभी कभी ऐसा होता है कि तख्ता पलट हो जाता है और इसके बाद पूरी की पूरी सरकार भी साफ हो जाती है। जैसे कि अभी हमारे पड़ोसी देश में, जैसे 2-3 साल पहले इसमें हुआ था भाई श्रीलंका में, और अभी रिसेंटली अभी यहाँ पर भी हुआ था, कहाँ, नेपाल में। ठीक है, जो वहाँ पर जो जेन जी जनरेशन है उन्होंने पूरी की पूरी सरकार को अच्छी तरीके से खदेड़ डाला था। क्योंकि जो भी वहाँ की जो सरकार थी नेपाल की, तो उन्होंने जो जनता के हित में, यानी जो जेन जी जनरेशन है उनके हित में कोई से एक अच्छे नियम कानून लेकर के नहीं आई, ऐसे के नियम कानून लेकर के आई जिससे कि जेन जी जो जनरेशन है उनकी जीवन में बहुत ज़्यादा क्या प्रभावित हो गया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगे। तो अब जब से कि कोई भी नियम कानून बना, अगर कि वो जनता के फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आवाज़ उठाने का काम करते हैं। ठीक है, आवाज़ उठाने का काम हमारा सीधा संबंध पिछले वाली क्लासों से है, यानी पिछले वाले चैप्टरों से है, जिसमें हमने जाना था स्वतंत्रता, समानता, न्याय और उसके बाद में अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये इससे पहले कि हमने जितने भी यूनिट हैं इसके, और 1 से लेकर के 6 तक की यूनिट हमने इसके कवर कर चुके हैं और ये 7वां यूनिट हमारा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छे हैं यूनिट, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लेना एक बार। बाकी आपके नंबर एकदम बढ़िया से मिल ही जाएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं अगली जो कि लोकतंत्र की विशेषता है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। क्या रहते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कैसे होते हैं चुनाव? निष्पक्ष होते हैं, यानी किसी भी पार्टी को देख करके किसी के पक्ष में नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां, हमारा देश क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अभी लास्ट में हम इसके ऊपर पूरा डिटेल से जानेंगे इस साइड, ठीक है, जहाँ पर हम जानेंगे लोकतंत्र भारत में किस प्रकार से कारगर है, किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर हमारे लोकतंत्र की विशेषता होती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी जो भी चुनाव होंगे कैसे होंगे? निष्पक्ष होंगे और स्वतंत्र रूप से होंगे। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है दोस्तों, ये वाला काम करना ही करना है। जब भी कोई व्यक्ति 18 साल का भारत में हो जाता है तो उसको मत का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। फाइनली उसको अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाना पड़ता है और उसके बाद में उसका वोटर ID कार्ड बन जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो किसी अपने जो भी पार्टी जिसको वो पसंद करता है अपने हिसाब से देश के लिए, जो कि तरक्की देश की बढ़ाए, ठीक है, जो देश की प्रोग्रेस को आगे ले जाए, उसी को हम कहते हैं बढ़िया से, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। तो ऐसे चुनाव को हम कहते हैं निष्पक्ष चुनाव, जो कि किसी पार्टी के फेवर में नहीं होते हैं, ठीक है। किसके फेवर में रहेंगे? जनता के फेवर में रहेंगे। जो भी चीज़ें होंगी किसके लिए? जनता के लिए होंगी, ठीक है दोस्तों। अगला इसका टॉपिक है, यानी अगला इसका बिंदु है, जो कि है कानून का शासन। लोकतंत्र में किसका शासन चलता है? लोकतंत्र में शासन चलता है भाई हमारे कानून का, ठीक है। यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं कानून नियम वगैरह बनाता है, ठीक है, यानी जो भी नियम होंगे, ठीक है, जो भी काम होंगे कैसे होंगे? जनता के हित में होंगे और यहाँ पर कानूनी व्यवस्था होगी, ठीक है। कानूनी व्यवस्था मतलब ऐसे कानूनी व्यवस्था उनको कहते हैं जहाँ पर कुछ संरक्षक होते हैं जो कि देश की सेवा में लगे होते हैं। प्रशासन होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कानून का शासन, जो कि क्या करता है? नियम कानून बनाता है, और जो भी नियम कानूनों को फॉलो नहीं करता है समाज में, राज्य में, तो उसके बाद में उसको क्या प्रताड़ित किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है और सजा भी उसको दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है लोकतंत्र की विशेषता में कि अधिकार और स्वतंत्रता। लोकतंत्र हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें अधिकार है, ठीक है, जैसे कि हमें बोलने का अधिकार है हमारे पास, ठीक है, स्वतंत्रता है हमारे पास, कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता है हमारे पास, हमें समान अवसर मिलने की स्वतंत्रता है, यानी समानता है यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है भाई? समानता देखने को मिलती है। समानता हमें कम मिल पा रही है, ठीक है, समानता हमें कम मिल पा रही है क्योंकि हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी है, हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है। जिस वजह से हमें क्या मिलती है? समानता मिलती है, ठीक है, जिस वजह से हमें स्वतंत्रता मिलती है, जिस वजह से हमें न्याय मिलता है, ठीक है। अगर हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, अगर मान लेते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि तानाशाही है, ठीक है, जैसे कि एक देश है नॉर्थ कोरिया, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि अभी वहाँ का जो शासक है कौन सा है? किंग जॉन उन, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर क्या है? तानाशाही वो दिखाता है अपने जनता के लिए, जैसे चाहे वैसे निर्णय बना सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं जनता के फेवर में होती हैं, ठीक है। जनता अपने हिसाब से किसी भी राजनेता को चुनती है, किसी भी पार्टी को चुनती है, ताकि जो भी जिसको वो चुन रही है, यानी कुछ सोच समझ के चुन रही है, यानी लाखों की संख्या में किसी पार्टी को चुनते हैं, तो उसके बाद में वो देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं कि हम प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, यानी प्रक्रियात्मक लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ समझेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ें समझेंगे दोस्तों। तो देखो, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का मतलब है, ठीक है, प्रक्रियात्मक जो लोकतंत्र है उसका सीधा सा मतलब है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है, ठीक है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है सही तरीके से चल रही है या सही तरीके से नहीं चल रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, ठीक है, यानी प्रोग्रेसिव, क्या कहते हैं इसको? प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, यानी जो कि क्या प्रोग्रेस कर रही है, या फिर बोलो प्रोसेस डेमोक्रेसी, ठीक है दोस्तों। और देखो यहाँ पर जैसे कि नियमित और निष्पक्ष, ठीक है, जो भी है लोकतंत्र में क्या होता है? प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में जो भी चीज़ें होंगी नियमित होंगी। जैसे कि यहाँ पर ये भी काम चल रहा है, नियमित रूप से चल रहा है, निष्पक्ष तौर पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी के पक्ष में काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सड़कों का निर्माण करवाना है किसी पार्टी को, तो ऐसा नहीं है कि जिनके वो जानने वाले हैं वहाँ तो ज़्यादा अच्छे से विकास कर दिया सड़कों का, और जिधर उनके जानने वाले नहीं है, जिनसे सरकारों को कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर क्या कुछ भी कर दिया, कुछ भी, ठीक है, यानी रोड वगैरह भी नहीं बनवाई, या फिर ऐसे ही मलबा वगैरह डलवा दिया, लेकिन उनके ऊपर डामर वगैरह नहीं लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए क्या होती है लोकतंत्र में, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में जो भी चीज़ें होती हैं निष्पक्ष होती हैं। कैसी होती हैं भाई? निष्पक्ष होती हैं, ठीक। और जो हमारे प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में क्या होता है भाई? बहुदलीय व्यवस्था होती है। क्या होती है? बहुदलीय व्यवस्था का मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर क्या है? बहुत प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं। क्या है? बहुत प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुदलीय व्यवस्था है, हर पार्टी की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, और जो भी
पार्टियां हैं, हर किसी के जो सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, अपने कुछ अलग अलग हैं, लेकिन सभी का एक मत है कि देश को आगे ले जाना है। ठीक है, सभी एक जगह आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, जहाँ पर सबका एक ही मेन फोकस होता है कि देश को तरक्की ले जानी है। ठीक है, देश की तरक्की करनी है, देश की जो आर्थिक व्यवस्था का जो लेवल है उसको इन्हेंस करना है, उसको आगे ले जाना है, पहले वाली जो भी सरकारें थी उनसे अपग्रेड करके रखना है। ठीक, और देखो यहाँ पर मतदान का अधिकार, ठीक है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के अंतर्गत आ जाता है हमारा मतदान का अधिकार। अब मतदान का अधिकार ऐसा मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाता है तो वो क्या अपना मत को दान कर सकता है, यानी किसी पार्टी के, ठीक है, किसी पार्टी को, जिस पार्टी को दान करेगा वो अगर पार्टी जीतती है तो वो जनता के लिए, ठीक है, समाज के लिए और राजनीतिक संस्थाओं के लिए क्या नियम कानून बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और इसके बाद कानून का शासन, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के अंदर होता है भाई कानून का शासन। ठीक है, कानून का शासन मतलब यही है कि जो भी समाज है, समाज में क्या कानून होता है, और इसके बाद कानून की दृष्टि से पूरा का पूरा मनुष्य समाज एकदम इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, कानून के अकॉर्डिंग ही नियम कानून बनते हैं। ठीक है, जो भी नियम कानून बनते हैं जनता के हित में बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, जनता के हित में बनते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों समझते हैं कि जो लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा शास्त्रीय लोकतंत्र। ठीक है, कौन सा, शास्त्रीय लोकतंत्र। अब समझते हैं कि भाई शास्त्रीय लोकतंत्र क्या होता है। तो शास्त्रीय लोकतंत्र से तात्पर्य है उस प्रारंभिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से है, ठीक है, जिसमें नागरिक सीधे शासन और निर्णय निर्माण में भाग लेते थे। यह लोकतंत्र का मुख्य रूप से प्राचीन यूनान में विकसित हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो शास्त्रीय लोकतंत्र है, यहाँ पर जो भी काम होते थे, कैसा, लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे, यानी जो भी वहाँ पर काम चल रहा है, कैसा निर्णय लिए जा रहे हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जाते थे, इसमें भागीदारी लेते थे, अपनी पार्टिसिपेशन लेते थे। ठीक है, यहाँ पर ये होता था, तो ये होता था भाई हमारे यूनान में। ठीक है, यूनान एक देश है। ठीक है, इसका मैंने उदाहरण नहीं लिखा है, उदाहरण के लिए यूनान। ठीक है, यूनान का लोकतंत्र, यूनान के लोकतंत्र में क्या है, शास्त्रीय लोकतंत्र है, जहाँ पर लोग जो होते हैं खुद की पार्टिसिपेशन होती है उनकी। ठीक है, जो भी निर्णय होते हैं खुद के अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, जो भी उनको, ठीक है, लेना चाहिए निर्णय वगैरह। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कि अगला निर्णय कौन सा है, यानी अगला जो है वो है कुलीनवादी सिद्धांत। ठीक है, कुलीनवादी सिद्धांत, देखो नाम से पता चल रहा है कुलीनवादी, यानी हाई क्लास की बात होगी। अब यहाँ पर कैसी, हाई क्लास की, तो आप लोगों ने ये चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ी हुई होंगी, कुलीनवादी क्या होते हैं, ठीक है, पादरी वर्ग क्या होता है। और खैर समझो, यहाँ पर कुलीनवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में हमेशा एक छोटा और शक्तिशाली वर्ग होता है। ठीक है, कुलीनवादी सिद्धांत है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि इसके अनुसार क्या है कि समाज में हमेशा या छोटा और एक शक्तिशाली एक वर्ग होता है। ठीक है, एक छोटा और शक्तिशाली वर्ग होता है जो कि वास्तविक रूप से सत्ता और निर्णयों को नियंत्रित करता है। क्या काम करता है ये, जो भी एक छोटा सा एक रूप है, यानी छोटा सा एक वर्ग है जो कि शक्तिशाली है और हमारे समाज के लिए, ठीक है, निर्णयों को बनाता है, और इसी के हाथ में क्या रहती है, सत्ता रहती है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर सत्ता है इसको नियंत्रित करता है, जो भी इसने नियम कानून बनाए उनको किस प्रकार से कंट्रोल में रखना है, किस बंदे को किस प्रकार से न्याय देना है, कौन से लोग कैसे कैसे काम करेंगे, ये सारा का सारा कौन तय करेगा, ये कुलीन वर्ग वाले लोग करेंगे। ठीक है, तो यही है कुलीनवादियों का सिद्धांत। तो देखो, इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में भी सभी लोग सीधे शासन नहीं करते। ठीक है, तो इस सिद्धांत, जो ये सिद्धांत है, इसके अनुसार क्या है कि यहाँ पर सभी लोग सीधे शासन नहीं करते। ठीक है, क्या करते हैं, शासन नहीं करते हैं, कोई भी आया और आकर के शासन करके चला गया, यहाँ ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, तो बल्कि कुछ प्रभावशाली लोग शासन कर चलाते हैं। कौन चलाते हैं, कुछ प्रभावशाली, यानी जिनके पास है आर्थिक रूप से ज़्यादा संपदा है, ठीक है, राजनीतिक रूप से अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे इनके क्या है, पहुँच है, पावर है, ठीक है, या फिर पैतृक संपदा है, तो ऐसे लोग ही क्या चलाएंगे, जो भी राजनेता है, ठीक है, वो इसको चलाएगा, किसको, समाज को चलाएगा, समाज के लिए निर्णय स्थापित करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी लोकतंत्र के ना सीधे काम नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे सीधे काम नहीं करते हैं, यहाँ पर कोई जो भी एक बंदा होगा कैसा प्रभावशाली होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कि अब यहाँ पर देखो, जो कुलीनवादी सिद्धांत है, कुलीनवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक भी हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके कुल 3 विचारक हैं सिद्धांत के, जिनमें कि है पहला हमारा विल्फ्रेडो सॉरी दोस्तों, विल्फ्रेडो परेटो, और दूसरे हैं भाई रॉबर्ट माइकलेस, और उसके बाद गीता मोस्का। ठीक है, गीता मोस्का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते हैं हम
बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है, तो ये भी समझते हैं कि बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में सत्ता का वितरण, ठीक है, सत्ता का वितरण कई समूहों में होता है। ठीक है, जो बहुलवादी सिद्धांत है, अब बहुलवादी नाम से ही पता चल रहा है कि बहुल यानी कैसे, बहुत ज़्यादा है, कैसे बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या है, जो सत्ता है, सत्ता को यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। कैसा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जैसे कि हमारे लोकतंत्र में होता है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, हमारे 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। जैसे कि पहला हमारा टॉप पे रहता है भाई केंद्रीय सरकार। ठीक है, पहला टॉप पे रहता है केंद्र सरकार, और उसके बाद में रहता है हमारा भाई राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार हो गया, और सबसे लास्ट में रहता है हमारा कौन सा, स्थानीय सरकार। इन तीनों के क्या है, अपने अपने अलग काम होते हैं। ठीक है, जो केंद्रीय सरकार होता है, इसको क्या पूरा देश को संभालना होता है। इसका काम पूरा होता है भाई कि पूरे अपने देश को संभालना है, देश को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, प्रत्येक राज्य के लिए किस प्रकार से नीतियाँ बनानी है, और और अपने देश का कैसे तरक्की करनी है, किस प्रकार से विकास करना है, ताकि देश के जो भी नागरिक हैं, जो भी देश की जनता है, उनके जीवन में खुशहाली आए। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा काम कौन, केंद्र सरकार करती है। उसके बाद कुछ राज्य सरकारें होती हैं। राज्य सरकार हर किसी राज्य की अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उत्तर प्रदेश की अलग सरकार है, बिहार की अलग सरकार है, कर्नाटका की अलग सरकार है, तमिलनाडु की अलग सरकार है, ठीक है, हरियाणा की अलग सरकार है। ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें आप सब जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये राज्य सरकार का मतलब ये है कि राज्य सरकारें क्या काम करती हैं कि अपने अपने राज्य का विकास करती हैं। ठीक है, राज्य का अपना अपना विकास करती हैं, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपने राज्य को स्वच्छ रखने के लिए, अपने राज्य को साफ सुथरा रखने के लिए क्या नीति निर्माण करते हैं। अपने जो भी राज्य है, राज्य के अंदर क्या समाज है, ठीक है, समाज के अंदर बहुत सारे मनुष्य रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या नियम कानून बनाती हैं, और उसके बाद में काम धंधे के लिए भी जुगाड़ वगैरह करती हैं, ताकि जो भी नागरिक है उनके राज्य का, जो कि किसी दूसरे राज्य में जाकर के पलायन ना करे, यानी वहाँ का शिफ्ट ना हो जाए, या फिर काम की तलाश में कहीं भटकने ना जाए। जो भी काम है सारा का सारा यही मिल जाए। तो इसलिए हमारी सरकारें चलाती हैं मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी करके जो भी निकला था बहुत साल पहले, जो कि अभी भी चलते हुए आ रहा है। मनरेगा में कई लोग काम भी करते हैं, जो कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के चलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला होता है भाई हमारा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को पावर कौन दे रहा है, स्थानीय सरकार को हमारा पावर देता है यहाँ पर कौन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। ज़्यादा पावर यहाँ पर किसकी होती है भाई, राज्य सरकार की। ठीक है, क्योंकि जो स्थानीय सरकार होता है उसका जो पूरा का पूरा फंड आता है, मैक्सिमम फंड जो बोले तो यह पूरा स्थानीय सरकार से ही आता है। ठीक है, और उसके बाद में जो इस फंड से क्या करेंगे, यहाँ पर गांव में प्रधान होता है, ग्राम पंचायतें होती हैं, पंचायत सभा होती है, ठीक है, और ग्राम परिषद होता है। ये सारी पंचायत समिति वगैरह होती हैं, जो कि क्या करती हैं ग्राउंड लेवल पर, यानी गांव के स्तर पर, विलेज स्तर पर काम करती हैं। और जो भी सड़कों का निर्माण करना होता है, ये सारा का सारा स्थानीय सरकार का होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। क्या कहते हैं भाई, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और जिस तरह से हमने समझ लिया कि लोकतंत्र में ये सारी की सारी 3 प्रणाली काम करती है, यानी 3 प्रकार की कितनी सरकारें होती हैं, जो कि पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम होती हैं। ठीक है, और इसी हिसाब से क्या पूरा देश मैनेज हो जाता है, और बढ़िया तरीके से काम भी चलता है। और उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, बहुलवादी सिद्धांत के अंदर होता है, जहाँ पर बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार भी क्या लोकतंत्र में सत्ता का वितरण हो जाता है, कई समूह में टूट जाते हैं, और इसलिए यह व्यवस्था अधिक संतुलित और प्रतिनिधिक मानी जाती है। ठीक है, बहुलवादी सिद्धांत क्या है, जिस तरह से लोकतंत्र इतना प्रभावशाली हो जाता है, उस तरह से जो बहुलवादी जो सिद्धांत है, ये भी एकदम लोकतंत्र की तरह ही एक लोकतंत्र का ये समझ लो कि भाई है। जैसे लोकतंत्र में सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोकतंत्र में जो भी पावर होती है एक जगह नहीं रहती है। ठीक है, लोकतंत्र में जो पावर होती है एक तरह नहीं रहती है। जैसे कि केंद्र सरकार के पास पावर है, ठीक है, इन दोनों से पावर ज़्यादा है, लेकिन इसके पास भी क्या अपनी एक अलग पावर है, राज्य की अपनी एक अलग पावर होती है, फिर राज्य फिर इसको पावर देता है। ठीक है, स्थानीय सरकार जो कि गांव के लेवल पर जाकर के विकास करती हैं। ठीक है, सेम ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बहुलवादी सिद्धांत में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं अगला टॉपिक, जो कि हमारा सहभागी सिद्धांत। कैसा है सहभागी सिद्धांत, यानी यहाँ पर हम सहयोग करेंगे, सहभागी हैं। ठीक है, किसके, जनता में वह व्यवस्था। ठीक है, वह व्यवस्था जिसमें जनता केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहती। ठीक है, क्या नहीं रहती, वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या कर रही है, बल्कि सरकार के निर्णयों और नीतियों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इसका उद्देश्य नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमें बताया गया है जो सहभागी सिद्धांत है, सहभागी सिद्धांत नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, किसका सहयोग कर रहे हैं, अपनी जनता का भी सहयोग कर रहे हैं, साथ साथ सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार के ऊपर अकेले प्रेशर नहीं रहता है कि पर्टिकुलर उन्हीं को अगर काम करना है, नहीं, यहाँ पर क्या है, जनता भी पार्टिसिपेशन लेती है। जनता के मन में जो भी
आते हैं ख्याल वगैरह, ठीक है, अपने देश को लेकर के, अपने समाज को लेकर के किस प्रकार से आगे उनको बढ़ाना है, किस प्रकार से उन सबकी ग्रोथ करनी है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई हमारे किसमें, सहभागी सिद्धांत में, ठीक है। जो हम बात करें कि इसके प्रमुख विचारक कौन है, ठीक है, जो कि इसका समर्थन करते हैं, तो इनका नाम है करोले पटेमन, ठीक है, इनका नाम है भाई करोले पटेमन, जो कि सहभागी सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं और इसको फॉलो करते हैं, इसको मानते वगैरह भी, ठीक है दोस्तों। आगे है भाई हमारा विमर्शी लोकतंत्र, ठीक है, विमर्शी लोकतंत्र। अब देखो भाई विमर्शी लोकतंत्र क्या होता है, तो विमर्शी लोकतंत्र यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कैसे विचार विमर्श करेंगे, ठीक है, एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ पर हम विचार विमर्श करके, ठीक है, निर्णयों को लेते हैं, फिर कानून व्यवस्था बनाते हैं, फिर देश को चलाते हैं, तो ऐसे ऐसे को हम कहते हैं क्या, ऐसी व्यवस्था को हम कहेंगे विमर्शी लोकतंत्र, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें निर्णय सोच समझ कर लिए जाते हैं, ठीक है, और जनता के हित में निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र चाहे कोई सा भी हो, जो भी निर्णय लिए जाएंगे भाई किसके लिए लिए जाएंगे, जनता के लिए लिए जाएंगे, और जनता के द्वारा लिए जाएंगे, और जनता के द्वारा उसमें शासन किया जाएगा, ठीक है। और चलिए समझते हैं कि अब जनवादी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र का मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, जन मतलब क्या होता है लोग, और उसका मतलब वादी यानी लोगों का हो गया समूह, और लोकतंत्र मतलब होता है डेमोक्रेसी, यानी लोगों के समूह के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है। तो हम ऐसे ही शासन को यानी ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं जनवादी लोकतंत्र व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो भी काम धंधे होंगे, ठीक है, जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, किसके लिए बनाए जाएंगे, जन लोगों के लिए, यानी जनवादी लोगों के लिए, यानी लोगों यानी जो भी समाज के वर्ग है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी वर्ग है, ठीक है, सभी के लिए क्या उन्हीं के हित में क्या नियम कानून बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी को हम कहते हैं जनवादी लोकतंत्र, ठीक है। अगला टॉपिक है भाई इसमें हमारा समाजवादी लोकतंत्र। कौन सा है, समाजवादी लोकतंत्र। अब समाजवादी लोकतंत्र के नाम से पता चल रहा है यहाँ पर जो भी निर्णय होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूरा जैसे कि रसिया है, ठीक है, रसिया में क्या है, समाजवादी व्यवस्था है, यहाँ पर वहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं कैसे लिए जाते हैं, समाज के हित में निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। राज्य यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है, सरकार वहाँ की जो भी है अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, ठीक है। जो भी निर्णय लिए जाएंगे किसके लिए लिए जाएंगे, समाज के लिए, ठीक है, किसके लिए, समाज के लिए। अब ऐसे तो है नहीं कि समाज को पूरी तरह से बर्बाद कर दो, ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या है, समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ है, ठीक है, क्या है, समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ है। आज के समय में रिसेंटली एक न्यू आ चुका है लोकतंत्र का, एक न्यू जरिया, ठीक है, पहले समय में भी था लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, जो तकनीक है वो पहले इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, ना ही इतनी ज़्यादा एडवांस थी, ना ही इतनी ज़्यादा हाई लेवल भी जिस तरह से आज की दुनिया में हो चुकी है। तो ई लोकतंत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी क्या होती है, तो ई लोकतंत्र का उद्देश्य है तकनीक की मदद से लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी और प्रभावी और सहभागी बनाना। क्या बनाना है यहाँ पर, लोकतंत्र को अधिक ज़्यादा प्रभावी बनाना है। कैसा, इफेक्टफुल होना चाहिए लोकतंत्र, कैसा, एकदम इफेक्टफुल होना चाहिए, और साथ साथ कैसा, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर भी क्या होता है कि भाई कई बार भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और उसके बाद में सहभागी बनाना, यानी यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, अपना सहभाग करें, ठीक है, यानी अपना सहयोग करें देश की तरक्की में, ठीक है, अपने जाकर के मत बताएं कि हमारे ये इशू है हमारे सोसाइटी में, यहाँ पर ये वाली दिक्कत है, जैसे कि सरकार को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चले और वो इनके ऊपर आराम से काम कर सके, आराम से बजट वगैरह बनाए, और पर्टिकुलर बजट एक जगह के लिए, एक निश्चित जगह के लिए जाकर के खर्च हो, ताकि वहाँ पर तरक्की हमें देखने को मिले, वहाँ पर उस जगह विकास देखने को मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा ई लोकतंत्र का, आज के समय में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ वगैरह भी होने लगा है, ठीक है। और दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा भारतीय लोकतंत्र पर एक नज़र, ठीक है, भारतीय लोकतंत्र पर एक नज़र, जो कि इस वाली वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, यानी इस वाली यूनिट का भी दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखो भाई सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, भारत क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और साथ साथ यहाँ पर संवैधानिक प्रणाली है, साथ साथ यहाँ पर क्या है दोस्तों, संवैधानिक प्रणाली, यानी यहाँ पर जो भी नियम कानून बनते हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं, भारतीय जो लोकतंत्र है यहाँ पर इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो सबसे पहले तो इसकी विशेषता यही है कि ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे पूरी दुनिया में क्या है, लिखित लोकतंत्र है, ठीक है, जिसको कितना समय लग गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है दोस्तों। और देखो भारतीय लोकतंत्र की क्या है, कुछ अपनी मुख्य विशेषताएं होती हैं। देखो यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जो भी भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र क्या करता है कि अपने नागरिकों को जब भी वो 18 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद में वो अपने नागरिकों को क्या देता है, अधिकार देता है मत देने का, यानी अपना वोट देने का, ठीक है, और देश में पार्टिसिपेशन, यानी देश में जो देश की प्रोग्रेस है, यानी देश के में जो भी सरकार लानी है, ठीक है, उसमें अपना सहयोग करें, ठीक है दोस्तों। और
यहाँ पर क्या है, संवैधानिक शासन है, जो भी शासन होगा किसके अकॉर्डिंग चलेगा, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। जो भी निर्णय लिए जाएंगे संविधान के हित में निर्णय लिए जाएंगे, देश के हित में निर्णय लिए जाएंगे। और उसके बाद में जरूरत पड़ी तो जनता के हित में उन जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनके ऊपर संशोधन, ठीक है, उनके ऊपर संशोधन, उनके अंदर चेंजेस भी लेकर के लाया भी जा सकता है, ठीक है, और लाए भी जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है हमारे भाई, भारतीय लोकतंत्र के अंदर बहुदलीय प्रणाली है। कैसी बहुदलीय प्रणाली, यहाँ पर कोई एक पार्टी नहीं है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी पार्टी हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अभी सेंट्रल में किसकी पार्टी चल रही है भाई, बीजेपी की पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो, और साथ साथ यहाँ पर जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में क्या है, लोगों के पास में मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है। आप लोग मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि मौलिक अधिकार हमारे कितने होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इस वाली क्वेश्चन का आंसर किस किस को पता है। हालांकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पर देखो भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में जो भी लोकतंत्र है, ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंदर क्या है कि जो भी न्यायपालिका है, जो भी हमारी जुडिशरी है, कैसा है, स्वतंत्र है। उसके ऊपर ना तो किसी प्रकार का राजनीतिक प्रेशर है, यानी ना ही तो किसी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर है, ना ही किसी का पर्टिकुलर एक बंदे का यानी निजी कोई उसके ऊपर प्रेशर है। यहाँ पर जो भी हमारी न्यायपालिका है कैसी है, स्वतंत्र है। जब भी कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जब भी कोई संस्था स्वतंत्र होती है, एकदम फ्रीडम होती है उसके हाथ में, तब भी वो नियम कानून जो होते हैं उनका अच्छे तरीके से यूज़ करती है। और उसके बाद में जो भी नियम कानून होते हैं उनका बढ़िया से यूज़ करके और अच्छी तरीके से उनको न्याय वगैरह दिलवा पाती है, जो भी लोग न्याय के पात्र होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों ये वाला जो यूनिट है फाइनली पूरा खत्म हो जाता है। और ये इस वाली यूनिट की फाइनली लास्ट वीडियो ही है, ठीक है, यानी इससे पहले हमने इसकी कोई वीडियो बनाई भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बाय।